नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव। स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट एग्ज़ाम लेवल 2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज का मॉडल टेस्ट पेपर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि में बालक को अपनी रुचि के विषय को पढ़ने की पूरी छूट व स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। एक तो विषय को पढ़ने की पूरी छूट है बालक को, और एक स्वाध्याय पर विशेष बल, यानी बालक स्वयं अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, उस पर विशेष बल दिया जाता है। एक एक करके बात करते हैं। पहला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में तो बालक को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ना। प्रयोजना विधि भी है, जिसके जॉन डीवी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रयोजना विधि के जनक माने जाते हैं, और इनके शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को आगे विकसित किया था। खेल विधि भी नहीं हो सकती, ये तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। और किंडरगार्टन जो कि फ्रॉबेल ने दी थी, इसमें तो बालकों को केंद्र में नहीं रखा था, बल्कि शिक्षक को केंद्र में रखकर शिक्षण करवाया जाता था। शिक्षक को एक माली और बालक को एक पौधे की तरह बताया गया। किंडरगार्टन का अर्थ ही यही होता है, बाल उद्यान। फ्रॉबेल की दी हुई है ये। तो ये तीनों नहीं हो सकती, इसका मतलब हमारा आंसर है डाल्टन। डाल्टन विधि, जो कि डाल्टन नामक एक अमेरिका का शहर है, उस पर इस विधि का नाम डाल्टन विधि रख दिया गया। और इस विधि को जो है मैडम हेलन पार्कहर्स्ट नामक विदुषी महिला है, उन्होंने ये विधि दी थी। और उन्होंने कहा कि बालक को बिल्कुल छूट दे दी जाए, पूरी छूट। उन्होंने कहा कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का शिक्षक या प्रधानाचार्य का किसी प्रकार का कंट्रोल ना हो। वो चाहे जब स्कूल आए, चाहे जब चला जाए, अध्ययन सामग्री उसको दे दी जाए, वो अपने हिसाब से पढ़े, उन चीज़ों को सीखे, उन चीज़ों को, किसी प्रकार का उस पर दबाव ना हो, बालक की पूरी इंटरेस्ट पे डिपेंड हो कि वो क्या करना चाह रहा है। तो ये विधि दी इन्होंने मैडम हेलन पार्कहर्स्ट ने, डाल्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता अधिगम को प्रभावित करती है। आवश्यकता है तभी अधिगम अधिक होता है। आप सभी को आवश्यकता है गवर्नमेंट जॉब की, इसलिए आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीख पा रहे हैं आप जल्दी चीज़ों को, अधिगम हो रहा है। रुचि, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के अधिगम नहीं हो सकता, व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता। अवसर भी प्राप्त होना चाहिए, तब भी अधिगम अच्छे प्रकार से हो पाता है। और परिपक्वता भी इसमें सही बात है। परिपक्व हो जाने पर, मैच्योर हो जाने पर भी इंसान चीज़ों को अधिक अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो चारों ही हमें सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें कहा गया है, देखिए, सबसे अधिक प्रभावित करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा परिपक्वता। बिल्कुल सही जवाब है आपका, परिपक्वता। इसलिए क्योंकि आवश्यकता, रुचि और अवसर ये तो एक समय तक रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते या हट जाते हैं। लेकिन परिपक्वता जो है, वो मनुष्य में यदि आ जाती है एक बार परिपक्वता, तो वो अधिगम अधिक करता है और स्थायी कर पाता है अधिगम, और लंबे समय तक वो अधिगम कर पाता है। तो इसलिए इन सब में सबसे सही जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, वो होगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एसआर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इन्होंने कितने प्रकार के प्राथमिक नियम दिए हैं, कितने प्राथमिक नियम, सबको आते हैं ये, 2, 3, 5, 6 या 4, कितने दिए हैं इन्होंने। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 3 इन्होंने प्राथमिक नियम दिए हैं, और 5 जो है वो गौण नियम दिए हैं इन्होंने। तो प्राथमिक नियम कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी बालक को पहले तत्पर करना होगा सीखने के लिए, उसके बाद उसे बार बार अभ्यास करवाया जाए, और जब वो अभ्यास के माध्यम से सफलता प्राप्त करेगा तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा। और यही बात उन्होंने अपने प्रभाव के नियम में कही है। तो ये 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालक के सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरक होता है, सबसे प्रभावी कौन सा है। निंदा नहीं हो सकता प्रभावी प्रेरक, दंड भी नहीं हो सकता, ये तो हटा ही दें आप। पुरस्कार और आत्म प्रेरणा, ये 2 हैं, इनमें से एक होगा। तो कौन सा है सही जवाब, पुरस्कार और आत्म प्रेरणा दोनों में से सबसे प्रभावी कौन होगा। बिल्कुल सही जवाब आत्म प्रेरणा ही होगा। दोस्तों, आप जवाब दे रहे हैं, पता है मुझे, मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इन चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने लगभग कवर कर ली होगी, और नहीं की है तो मैं आपको साथ साथ में व्याख्या कर ही रहा हूँ।
तो देखिए पुरस्कार और आत्म प्रेरणा में जो सही जवाब होगा वो आत्म प्रेरणा होगा, क्योंकि पुरस्कार तो एक बाह्य प्रेरक है। कुछ समय के लिए पुरस्कार पाकर के बालक प्रेरित हो सकता है, लेकिन आत्म प्रेरणा जो है यानी व्यक्ति जब भीतर से सोचने लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैंने इस काम को किया है, किस तरह से मैं करूँगा इसे, तो जब वो स्वयं भीतर से उसकी आवाज़ आती है एक कि मुझे नौकरी लगना है, मुझे तैयारी करनी है, रीट क्लियर करनी है, मुझे जॉब लेनी है मुझे 2021 में, तो वो प्रेरक जो है वो स्थायी होता है और लंबे समय तक काम करता है। इसलिए हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, आत्म प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट परीक्षण में चित्रों की संख्या होगी। कैट परीक्षण, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कैट क्या है। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है ना। जैसे थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो था बड़ों के लिए, बड़ों के लिए जो था TAT, उसी का रूप है CAT। ये बच्चों से संबंधित है। तो इसमें चित्रों की संख्या पूछिए कितनी होती है। आपको पता है टैट में चित्रों की संख्या 31 होती है। 31 तरह के कार्ड होते हैं। 30 कार्डों पे चित्र बने होते हैं और 31वां जो कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है। और कैट जो परीक्षण है इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब है, 10 संख्या होती है कार्डों की इसके अंदर। 10 प्रकार के कार्ड होते हैं और सभी कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और वो कोई मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाए जाते हैं। उनको देख करके बालकों को कल्पना करनी होती है, जिससे उसके व्यक्तित्व की, बालकों के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था? किसने किया? देखें, कुपुस्वामी, डॉक्टर राइस, भाटिया और स्टर्न, 4 है। देखिए कुपुस्वामी तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुपुस्वामी जो है उनका संबंध आपके मस्तक का धोमुखी सिद्धांत से है। आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में, बुक्स में पढ़ा होगा आपने। कुपुस्वामी ने मस्तिष्क का धोमुखी सिद्धांत जो है वो गैसल नामक विद्वान है उन्होंने दिया था, लेकिन कुपुस्वामी ने उनका अनुसरण किया था, यानी बाद में दिया था कुपुस्वामी ने मस्तिष्क का धोमुखी सिद्धांत। डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, जो कि भारत के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक टेस्ट दिया था इन्होंने, जिसे भाटिया बैटरी के नाम से वो जाना जाता है। 5 तरह के टेस्ट इन्होंने अपने इस परीक्षण में शामिल किए थे। 5 तरह के टेस्ट शामिल किए थे, अलग अलग तरह के मिला के उन्होंने एक परीक्षण बनाया था, भाटिया बैटरी। जिस प्रकार बैटरी में कई सारे सेल होते हैं, उसी तरह से इनके भी परीक्षण में कई तरह के छोटे छोटे परीक्षण थे, जिनको मिला करके इन्होंने भाटिया बैटरी नाम से अपना परीक्षण प्रकाशित किया था। तो ये भी नहीं है। उसके बाद स्टर्न जो है वो आपके IQ से संबंधित है। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो स्टर्न ने दिया था। तो पीछे बच गए डॉक्टर राइस, तो यही है हमारा सही जवाब। डॉक्टर राइस ने सबसे पहले भारत में बुद्धि परीक्षण जो है प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बड़ा ही आसान प्रश्न और सभी को आ गया होगा इसका आंसर। पेरिस में नहीं है, हैग में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है। सही जवाब क्या होगा? लिप्जिंग। जी हाँ, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में ये प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने स्थापित की थी, जो कि संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, संरचनावाद के जनक भी है। और साथ ही प्रयोगशाला स्थापित की इन्होंने तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक कहलाते हैं विलियम वुंट। इनके एक शिष्य भी थे, क्या नाम था उनका? टिचनर। बिल्कुल सही है, टिचनर भी इनके साथ थे और वो भी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। निदान डायग्नोस कब किया जाता है? देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं जब, डायग्नोस का मतलब है जांच करना, जब रोग का पता करना, तो डॉक्टर आपको देता है कि चलिए पहले आप जांच करवा के आइए। जांच के बाद वो दवाइयाँ लिखता है, तो वही रोग का निदान करना है। पहले निदान करता है, जांचें करवाता है, उसके बाद रोग का पता करता है और फिर उसका उपचार शुरू करता है। तो यहाँ भी यही होगा। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किस पर किया जाएगा? प्रतिभाशाली पर तो नहीं करेंगे भाई, वो तो वैसे ही प्रतिभाशाली है। सृजनात्मक क्रिएटिव माइंड है, वहाँ भी नहीं होगा। सभी छात्रों पे नहीं करते इसको, पिछड़े बालकों पर ये किया जाता है। निदान किया जाता है कि उन बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चयनात्मक प्रश्नों में शामिल नहीं है। चयनात्मक है ना, बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक चयन करना होता है।
तो चयनात्मक प्रश्नों में कौन शामिल नहीं है? बहुविकल्पी तो शामिल है। आप जो पेपर देते हैं बहुविकल्पी होते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं, 4-5, एक पे आपको टिक करना होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन और हमारे शीट वाले, तो ये है बहुविकल्पी। तो ये तो है शामिल चयनात्मक में। सत्य असत्य भी शामिल है, क्योंकि सत्य असत्य में 2 ऑप्शन होते हैं, आपको एक पर टिक करना होता है, दोनों में से चूज करना होता है। मिलान प्रश्न भी चयनात्मक प्रश्नों में शामिल है, क्योंकि मिलान में भी आपको एक पॉइंट को दूसरे से मिलाना होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ भी आपको चयन करना पड़ता है कि किसका कौन सा होगा। तो लास्ट में बच गया रिक्त स्थान। रिक्त स्थान चयनात्मक में नहीं आएगा, इसमें तो आपको सोचकर ही शब्द लिखना होगा, रिक्त स्थान में भरना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल है। ये एक कोटेशन है, सीखने का आदर्श काल किसकी है? कोटेशन आपको पता होगा, किशोरावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या बाल्यावस्था, किसे कहा गया है सीखने का आदर्श काल? देखिए किशोरावस्था, स्टैनली हॉल ने इसे तूफान, द्वंद्व, तनाव की अवस्था कहा है। गर्भावस्था ये तो जन्म से पूर्व की अवस्था है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता का काल है, जो कि रॉस ने कहा है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया शैशवावस्था, यही इसका सही उत्तर है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की अपनी माता की गोद में, ये अप्लाइड क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आते हैं रीट में बहुत बार। एक लड़की अपनी माता की गोद में बालक की तरह फूट फूट कर रो रही है। लड़की है, बड़ी है, लेकिन माता को देख करके उसकी गोद में छोटे बच्चे की तरह रो रही है। यह व्यवहार उसका किस मनोरचना की ओर संकेत करता है? मनोरचनाएं बहुत तरह की आपने पढ़ी है, देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आत्मसातीकरण, प्रतिगमन, औचित्य स्थापन या उदात्तीकरण। क्या होगा देखिए, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। आत्मसात करना मतलब है कि कोई किसी के दुख से दुखी होकर के स्वयं भी रोने लग जाना, किसी को रोते हुए देख करके, या उसके गुणों को ग्रहण कर लेना सीधे सीधे, वो होता है आत्मसातीकरण। आत्मसात कर लेना, आत्मा में उतार लेना, रूह तक ले जाना, वो होता है आत्मसातीकरण। और औचित्य स्थापन, औचित्य स्थापन तो ये एक युक्ति है, तरीका है बच के निकलने का। पेपर हुआ नहीं, पेपर में प्रश्न कर नहीं पाए और कह दिया कि पेपर ही गलत है, पेपर ही सही नहीं आया इस बार, तो ये औचित्य स्थापन में आ गया। उदात्तीकरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि उदात्तीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति एक क्षेत्र में जब असफल हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है मेहनत करके। जिस तरह आपने तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस के रचयिता, उनके बारे में आपने सुना होगा कि पहले वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम किया करते थे, और पत्नी ने कहा कि उन्हें एक दिन डांटा, उन्होंने कहा कि आप भगवान की भक्ति करो तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, मेरे पीछे घूमने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसा कहा जब तुलसीदास जी को चोट लगी दिल पर, और वो चले गए घर छोड़ के, संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो इसका मतलब पत्नी से प्रेम के दौरान वो वहाँ असफल रहे, लेकिन उन्होंने फिर रामचरितमानस, इतने बड़े आदि ग्रंथ की रचना करी रामचरितमानस की, राम की जीवनी के ऊपर। तो एक क्षेत्र में असफल होकर दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। अंतिम ऑप्शन बचा है प्रतिगमन, ये इसका सही आंसर है। प्रतिगमन यानी पीछे की ओर जाना। तो लड़की बड़ी हो गई है, लेकिन बचपन में वो जैसा व्यवहार करती थी वैसा व्यवहार कर रही है, यानी कि वो पीछे की अवस्था में चली गई है। पीछे की अवस्था में जाना ही क्या कहलाता है? प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिपस ग्रंथि का बालक पर प्रभाव निम्न में से है। ये तो भाई सबको आता होगा। ऑडिपस ग्रंथि, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, आपको पता है 2 तरह की ग्रंथियाँ होती है। ऑडिपस ग्रंथि जो है वो बाल्यावस्था में बालक में, और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है उसका संबंध बालिका से है। इस ग्रंथि में से क्या होता है देखिए, माता पिता से अति प्रेम प्रदर्शन, माता के प्रति आकर्षण, पिता के प्रति विकर्षण, पिता के प्रति आकर्षण, माता के प्रति विकर्षण, या कोई नहीं, कौन सा होगा इसमें से? देखें, ऑडिपस ग्रंथि जो कि बालक से संबंधित है, इस ग्रंथि के कारण बालक जो है बाल्यावस्था में अपनी माता के प्रति आकर्षण का भाव रखता है और पिता के प्रति विकर्षण का भाव रखता है। ये इसका सही आंसर होगा। आप सभी ने गैस कर लिया होगा, है ना, सही आंसर पर आप पहुंच गए होंगे, आई होप। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है उसमें लड़की जो है अपने पिता के प्रति आकर्षण महसूस करती है और माता के प्रति विकर्षण महसूस करती है। ये प्राय देखा जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में महिला सदस्यों की संख्या होगी, कितनी होगी महिलाओं की संख्या? कितनी संख्या की जाएगी भाई? बराबरी का हक है तो 50%,
महिलाओं की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि के जनक हैं। प्रश्नावली विधि के जनक कौन हैं? किसने दी थी प्रश्नावली विधि? गाल्टन? नहीं। वुडवर्थ, हरलॉक या स्पेंसर? सही जवाब होगा इसमें वुडवर्थ। बिल्कुल सही जवाब है। वुडवर्थ जो है, आर.एस. वुडवर्थ, इन्होंने 116 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। और इस प्रश्नावली को इन्होंने तैयार किया था, इसीलिए ये प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं। हरलॉक नहीं हो सकती। हरलॉक जो है वो फीमेल है, ध्यान रखना आप, श्रीमती हरलॉक है। इन्होंने जो है ये सबसे पहले ये कहा था कि बालक का विकास जो है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये बात हरलॉक ने कही थी। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर है, इनकी हम पंचपदी पढ़ते हैं। पाठ्य योजना जब आपने तैयार की थी तो 5 पद प्रस्तावना रही है ना, इस तरह के पूर्व कथन, ये सारे पद जो हैं ये हर्बर्ट स्पेंसर के ही दिए हुए हैं, तो वो हम भी पढ़ते हैं इनकी पंचपदी को। तो सही जवाब हमारा होगा वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा है? ये देखिए पीछे पढ़ा अपन ने, मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता का काल किसे कहा है रॉस ने? बाल्यावस्था को। बिल्कुल सही जवाब, बाल्यावस्था को इन्होंने मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। शैशवावस्था को जो है वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है। किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने द्वंद्व, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास से तात्पर्य है? गामक, गामक का तात्पर्य गति से है, तो ये गतिशील विकास की बात हो रही है कि बालक में गतिशील विकास कब होता है। आत्मा और मस्तिष्क से संबंध है गामक विकास का? नहीं। शिक्षा और अधिगम से? नहीं। अधिगम और प्रशिक्षण से? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो गामक विकास यानी गतिशील विकास की बात हो रही है, तो गति और शक्ति जो ऑप्शन है हमारा ये सही होगा। गति और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है, मनुष्य जीवन का प्रारंभ किससे होता है? एक कोशिका से, दो से, कई कोशिकाओं से या सभी से? क्या होगा बताएं इसका सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है, एक कोशिका से मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है। जाइगोट संरचना जो है एक कोशिका होती है, उसके बाद फिर उन कोशिकाओं में वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2, 4, 8, 16 इस तरह से वृद्धि होती रहती है इनमें, लेकिन प्रारंभ जो है वो एक कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प, कढ़ाई, बुनाई और ये मूर्ति वगैरह बनाना, ये हस्तशिल्प, हाथों से जो शिल्पकारी की जाए, ये शिक्षा किसे दी जाती है? सामान्य बालकों को, पिछड़ों को, मंद बुद्धि को या प्रखर बुद्धि को? प्रखर वालों को तो नहीं देंगे भाई, हस्तशिल्प उन्हें करने की क्या आवश्यकता है, वो तो और दूसरे क्षेत्रों में जा सकते हैं। पिछड़े बालक जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, उसमें सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, तो इन्हें भी कोई ज़रूरी नहीं है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए। सामान्य बालकों को भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सामान्य है, वैसे भी वो किसी भी क्षेत्र को में चले जा सकते हैं वो। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि वो मंद बुद्धि है तो चीज़ों को जल्दी से वो सीख नहीं पाते, तो उन्हें ऐसा काम दिया जाता है जिसे वो बार बार करें और उसी एक काम में वो महारत हासिल कर ले और अपना जीवन यापन कर सके। तो इसलिए मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखें, डिस्लेक्सिया रोग की विशेषता है। डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। इसको याद इस तरह रखेंगे, डिस्ग्राफिया जो है, ग्राफ यानी आप ग्राफ पेपर देखते हैं, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है, उस पर आपने चित्र बनाए होंगे गणित के, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में। तो चित्र यानी कि लिखने से संबंधित कोई परेशानी है तो वो आएगी डिस्ग्राफिया में। इस तरह आप याद रखिएगा, ग्राफ पेपर पे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, तो लिखने से संबंधित जो परेशानी है वो आएगी डिस्ग्राफिया में, और पढ़ने से संबंधित, पठन से संबंधित कोई परेशानी है बालक को, वो आ जाएगी आपकी किसमें? डिस्लेक्सिया में। ठीक है, इस तरह आप इसको दोनों शब्दों को संबंध बनाकर याद रखेंगे कि लेखन से संबंधित परेशानी डिस्ग्राफिया और पठन से संबंधित परेशानी किसमें आएगी? डिसलेक्सिया में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पठन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। क्रियात्मक अनुसंधान जो कि एक संस्था विशेष में, विद्यालय विशेष में किया जाता है, छोटे स्तर का अनुसंधान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षक करता है इस अनुसंधान को। विद्यालय संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए यह अनुसंधान किया जाता है। देखें एक बार ऑप्शन, अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के आपसी संबंधों में, बिल्कुल
उसके लिए कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षण उपकरणों की समस्या, हाँ, उस समस्या के लिए भी हम अनुसंधान कर सकते हैं। बालकों का प्रायकर आपस में लड़ना झगड़ना, वो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, ये इस बात का पता करने में भी हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर। प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के आपसी झगड़े, ये नहीं है भाई, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के आपसी झगड़े का कोई क्रियात्मक अनुसंधान से संबंध नहीं है। तो यही अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश किया जाए, पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के जब परीक्षा में प्रश्न दिए जाएं तो वह परीक्षा का गुण क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता? तो इसमें क्या होगा? देखिए, पूरे पाठ्यक्रम की बात हो रही है, समग्र पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब व्यापक रूप से जो है परीक्षा को बनाया गया है, परीक्षण को बनाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा व्यापकता। वैधता तो नहीं हो सकता। वैधता का तात्पर्य है कि जब कोई परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूरा करता है ना, वैलिड है वो, तो वैधता होता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता के बारे में आपको पता ही होगा कि उस परीक्षण को कितनी भी बार बालकों को दिया जाए, अगर अंकों में समानता आती है उन बालकों के बार बार, तो इसका मतलब वो परीक्षण क्या है? वस्तुनिष्ठ है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? व्यापकता। व्यापकता इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा अपनी पत्नी से फटकार खाकर सन्यासी हो जाना, ये लीजिए, पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन यहाँ आ गया कि तुलसीदास जी के द्वारा अपनी पत्नी से फटकार खाकर, बताया मैंने आपको, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और पत्नी ने इन्हें फटकार लगाई थी कि जाकर भगवान की भक्ति करो जिससे आपका कल्याण हो। तो ये सन्यासी बन गए थे इतना कहने पर। तो ये किसका उदाहरण है? सीधा सीधा आंसर आपको आ गया होगा, ये उदात्तीकरण का उदाहरण है। यानी कि एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति का असफल होकर दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करना उदात्तीकरण का उदाहरण है। प्रतिगमन नहीं हो सकता। प्रतिगमन का तात्पर्य है पीछे जाना। विस्थापन नहीं हो सकता, प्रतिस्थापन भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा हमारा उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व निदानात्मक परीक्षण क्यों आवश्यक है? बात हमने की थी कि रोग का पता लगाने के लिए निदान किया जाता है, और रोग का जब पता चल जाए तो डॉक्टर क्या करता है? उपचार करता है। तो इसी तरह से शिक्षक भी क्या करेगा? बालक की क्या परेशानी है उसके लिए पहले निदानात्मक परीक्षण तैयार करेगा, और जब उसे उस परेशानी का ज्ञान हो जाएगा तो वो फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण देगा उस बालक को, और उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आंसर देख लेते हैं। इससे बालकों की रुचि का पता चलता है निदानात्मक परीक्षण से। इससे बालकों की कमजोरी के क्षेत्रों को ज्ञात किया जाता है। इससे प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जाती है, उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली की खोज नहीं की जाती भाई। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कमजोर छात्रों का पता करना कि कमजोर कौन है, इनको क्या समस्या है। और बालकों की रुचि भी नहीं पता की जाती निदानात्मक परीक्षण से। तो सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि इससे बालकों की कमजोरी का और कमजोरी के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई उपागम के प्रतिपादक हैं वाटसन, पावलो, मॉरिसन या जॉन ड्यूवी? वाटसन तो नहीं हो सकते। वाटसन तो व्यवहारवाद के जनक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। बिहेवियरिज्म नामक इनकी पुस्तक है। पावलो भी नहीं हो सकते। पावलो जो कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है इन्होंने, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है इन्होंने, रूसी मनोवैज्ञानिक है यान पात्रोविच पावलो। फिजिशियन थे ये, शरीर क्रियाशास्त्री थे ये, और बाद में ये मनोवैज्ञानिक बन गए। जॉन डीवी जो कि प्रयोजनवाद के जनक है, किलपैट्रिक के गुरु हैं, ये भी इसके नहीं हो सकते। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया मॉरिसन है जो कि इकाई उपागम के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। RT 2009 के अनुसार एक उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, शिक्षक के लिए प्रति वर्ष कितने शिक्षण घंटों की कुल संख्या होती है? यानी एक साल में एक उच्च प्राथमिक शिक्षक को 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक को एक साल में कितने शिक्षण घंटे लेने होते हैं? 800, 1000, 1200 या 600? तो कितने होंगे? पढ़े होंगे आपने। प्राथमिक जो शिक्षक है 1 से 5 तक का, वो तो 800 घंटे पढ़ाता है, और जो आपके उच्च प्राथमिक शिक्षक है 6 से 8 तक का, उसे 1000 कार्य दिवस या 1000 कार्य दिवस नहीं, 1000 घंटे उसे एक साल में पढ़ाने होते हैं। ओके, तो ये थे आज के मॉडल पेपर के 25 प्रश्न। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।